नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, जीवन को हमेशा मुस्कुराते हुए जिए, क्योंकि परेशानियां जितनी आती हैं ना उतने ही हम मजबूत होते हैं। हाँ, आपको लगता होगा कि कहना कितना आसान है, बिल्कुल, लेकिन उसको जब हम जीते हैं ना तो हमें वास्तविकता का अनुभव होता है कि लाइफ क्या है। हमें हर चीज़ की समझ होती है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन हमारा नहीं। क्योंकि जब तक आपके पास विपरीत परिस्थितियाँ नहीं होंगी, आपको सब अच्छा ही अच्छा फील होगा ना। आपको पहचान ही नहीं होगी कि कौन वास्तविकता में हमारे साथ है, कौन वास्तविकता में हमारा हित चाहता है, कौन हमारा हित नहीं चाहता। तो परिस्थितियों का आना, परेशानियों का आना शुभ संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसा संकेत है कि अगर आप इसमें सफल हुए ना, परेशानी से लड़ गए, उससे विजय पा ली, तो आगे आप बहुत कुछ करने वाले हैं। लोगों की पहचान होगी आपको, चेहरों के चमकते चेहरों के पीछे छुपे लोगों को आप समझ पाएंगे। तो निराश ना हो, ऐसा कभी नहीं होता जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो। बस थोड़ा सा हट के सोचना, थोड़ा सा देखना। मतलब होता ये है कि हम क्या ना अपनी एक दिशा बना लेते हैं, समझने की कोशिश करना। हमने निर्धारित कर लिया कि हमें इस दिशा में जाना है, ठीक है। अब हम इसी दिशा में चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पत्थर ही पत्थर हैं, जहाँ कांटे ही कांटे, हमको निकलने की रास्ता नहीं मिल रहा। अब हम दुखी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे रास्ते में कितनी रुकावट है, हमें निकलने ही दे रहा कोई। ये भगवान, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, अब हम क्या करें। आपने कभी ये सोचा है कि क्या आप इधर नहीं देख सकते? किसी ने मना थोड़ी किया था देखने के लिए। लोगों की मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, हम इसी दिशा में जा रहे थे, मुड़ क्यों गए। देखिए ना इधर दिशा में, शायद कोई दिशा, कोई राह ऐसी दिख जाए जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाए। इस दिशा में देखिए, किसी ने मना किया देखने को। यहाँ देखिए, जरा सोचिए कितने डायरेक्शन है देखने के लिए। बस मेरा कहने का पर्पज यही है कि नकारात्मक नहीं होना है, निराश नहीं होना है। जीवन सकारात्मकता से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है, उसे इंतजार है आपका, आपकी मुस्कुराहट का, आपके खेलने का, हंसने का। ज़रूरत तो आपको है थोड़ी सी पहल करने की, थोड़ी सी नज़र उठा के देखने की। तो मेरा बस यही आपसे कहना है, हैप्पी रहें और कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आपने जो रास्ता चुना था वो गलत है, बिल्कुल नहीं, एकदम सही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं और ना देखें। अगर बाधाएं हैं, बैरियर्स हैं, कोशिश कीजिए उनको हटाएं। लेकिन आपको लगता है कि अगर हम इन्हीं में लगे रहे तो खुद से खुद में ही खो जाएंगे, तो ये मत होने देना कभी। आपका अस्तित्व इसी में है कि कोई आपके सुख दुख की वजह ना बन पाए। तो आप अपनी नज़र को थोड़ा हटाइए, अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग जिए, एकदम सही राह में चलिए। फिर चाहे आपको अकेला चलना पड़े, कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझिए आप। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास के बारे में। आर्थिक विकास क्या है, कैसे मापते हैं इसको, जीडीपी में, अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का क्या योगदान है। तो आर्थिक विकास जो है वो समाज की भौतिक भलाई में निरंतर सुधार के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब क्वांटिटी, समझ रहे बात को, भौतिक भलाई की बात की जा रही है, फिजिकल वेलबींग की बात की जा रही है, ना कि इमोशनल वेलबींग की, ना हेल्थ की। भौतिक भलाई की बात की जा रही, सिर्फ विकास इकोनॉमिक रूप से। तो आर्थिक विकास को समाज की भौतिक भलाई में निरंतर सुधार के रूप में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। आर्थिक विकास में आर्थिक विकास की तुलना में अवधारणाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अवधारणाओं की क्या है, एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। आर्थिक विकास क्या है, समाज की भौतिक भलाई में निरंतर सुधार के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जा रहा है। यानी क्वांटिटेटिव रूप से हम कितने संपन्न हो रहे हैं। आर्थिक विकास में क्या है,
आर्थिक विकास से आर्थिक समृद्धि की तुलना में अवधारणाओं की विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। यानी हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की भी तुलना करेंगे। समृद्धि एक बहुत बड़ा मानक है जिसमें क्वांटिटी के साथ ही क्वालिटी को भी शामिल किया जाता है। यानी हम इकोनॉमिक रूप से इतने सक्षम हो गए तो क्या हम बाकी उतने खुश हैं, बाकी उतने हैप्पी है, हमारी हेल्थ उतनी अच्छी है, हमारी एजुकेशन उतनी अच्छी है। यानी उसमें क्वालिटी को की भी क्या काउंट किया जाता है। राष्ट्रीय आय जो है वो वृद्धि के अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन शामिल है। यानी जो हमारी समृद्धि होती है उसमें हमारे जीवन के समस्त पहलुओं का मापन किया जाता है कि हम आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ ही, यानी आर्थिक रूप से संपन्न होने के साथ ही सामाजिक रूप से कितने बेहतर हैं। हमारे सांस्कृतिक जो कल्चर है उसमें हम कितने वेल बीइंग में, कितनी वेल कंडीशन में है। हमारा राजनीतिक जो परफॉर्मेंस है, वही राजनीतिक जो स्थिति है वो कैसी है। भौतिक प्रगति में योगदान करते हैं इसमें संसाधन आपूर्ति, जो हमारे रिसोर्सेज है उनकी सप्लाई कैसी हो रही है, पूंजी निर्माण की दर क्या है, जनसंख्या का आकार क्या है, संरचना क्या है, तकनीकी में हम कितने दक्ष हैं, हम कितने स्किल्ड हैं, है ना, कितनी दक्षता से बेहतरीन तरीके से हम काम कर पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को क्या है हम समृद्धि में जोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ये परिवर्तन जो होते हैं वो समान आय वितरण, रोजगार में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करने के बड़े लक्ष्यों में योगदान करते हैं। यानी जब हम इतने सारे परिवर्तनों करते हैं तो क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी होगी उसका जो हमारी इनकम होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोगों के पास इनकम आएगी, इनकम रोजगार में वृद्धि होगी। जब रोजगार में वृद्धि हुई, इनकम में वृद्धि हुई तो गरीबी का क्या होगा, उन्मूलन हो जाएगा। गरीबी का क्या होगा, समाप्ति की ओर अग्रसर होगी। यानी लोगों की जो स्थिति है वो क्या सुधरेगी। यह मूलभूत आपूर्ति कारक जो हमारे सप्लाई जो फैक्टर होते हैं और जो हमारी डिमांड का स्ट्रक्चर होता है उसमें परिवर्तनों की एक लंबी श्रृंखला है। यानी अगर हम जीडीपी में राष्ट्रीय आय समृद्धि की बात करें तो जब डिमांड होती है मार्केट में तभी तो प्रोडक्शन होता है। जब प्रोडक्शन होगा तो फिर उसके क्या होगी, सप्लाई होगी, सप्लाई हुई तो इनकम होगी। नहीं, डिमांड और सप्लाई पर ही हमारा मार्केट, हमारी इकोनॉमी का क्या है, अस्तित्व है। हमारी इकोनॉमी का क्या है, अस्तित्व है। अब हम आर्थिक विकास की विशेषता देखेंगे कि आर्थिक विकास की क्या विशेषताएं हैं। आर्थिक विकास की क्या विशेषताएं, आर्थिक विकास में आय, बचत और निवेश में परिवर्तन के साथ साथ, यानी हमारी इनकम क्या है, अगर हमारी इनकम थी तो फिर हमने उस पर खर्च किया हो कुछ, तो हमने उससे कितनी सेविंग की। सेविंग अगर हम करते हैं, जो बचत करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की। इनके साथ ही साथ हम अपने सोशल इकोनॉमिक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। यानी सीधी सी बात है, आर्थिक विकास में हमारी इनकम, हमारे खर्चे, हमारी खपत, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर शामिल किया जाता है। इन सभी में जो फ्लक्चुएशन होता है, इनमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक विकास में शामिल करते हैं। मानव पूंजी वृद्धि से संबंध विकास, यानी एक ह्यूमन, मानव पूंजी क्या है, किसी ह्यूमन को हम उसका न्यूट्रिशन हमने कैसे दिया है, उसको एजुकेशन हमने कैसे दी है, उसको हमने कैसी हेल्थ फैसिलिटी दी है, उसको किस तरीके से हमने स्किल्ड किया है, उसको किस तरीके से हमने स्किल्ड किया। इन सारी चीज़ों से जब हम उसको संपन्न कहते हैं, बेहतर पोषण, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर कौशल, इन सारी चीज़ों से युक्त मानव भी क्या कहलाता है, मानव पूंजी कहलाता है। यानी एक मनुष्य को जब हमने क्या किया, बेहतर पोषण दिया, बेहतर शिक्षा दी, बेहतर स्वास्थ्य दिया और उसको स्किल्ड भी किया, उसको क्या किया हमने, स्किल्ड भी किया, तो वो क्या बन गया, वो बन गया मानव पूंजी। यानी मानव को बेहतर पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल से परिपूर्ण बनाने से ही क्या है, मानव जो है मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाता है। हम बोलते हैं ना मानव संसाधन, कोई भी व्यक्ति अपने देश के लिए मानव संसाधन कब बनता है, जब वो शिक्षित हो, स्वस्थ हो, कौशल युक्त हो, यानी उसके पास कोई ना कोई स्किल हो काम करने के लिए, तब तो वो अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे पाएगा। तो शिक्षित, स्वस्थ, कुशल मानव ही देश के लिए मानव संसाधन का कार्य करता है। असमानता की संख्या में कमी आती, जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा तो असमानताएं कम होंगी।
लोगों के पास इनकम होती है तो असमानता में क्या होती है, कमी होती है। यानी गरीबों के पास भी क्या होता है, इनकम होती है तो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कम होती जाती है। जो संरचनात्मक परिवर्तन है जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। और क्या आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास का जब हम आकलन करते हैं तो हमें SDI मानव विकास सूचकांक, लिंग संबंधित सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर जैसे गुणात्मक संकेतकों का यूज किया जाता है। यानी हमें ये देखना है कि किसी अर्थव्यवस्था में कितना आर्थिक विकास हुआ है। तो हम देखें कि वहाँ मानव विकास सूचकांक की स्थिति क्या है, वहाँ लैंगिक समानता की स्थिति क्या है, गरीबी की स्थिति क्या है, वहाँ पे शिशु मृत्यु दर की स्थिति क्या है और वहाँ पर साक्षरता का स्तर क्या है। इन सारे मापांकों के आधार पर ही हम आर्थिक विकास का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। यानी मान लीजिए आपको 1 किलो सेव दे दी जाए, ठीक है, सिर्फ हमने 1 किलो सेव देखा, ये नहीं देखा कि वो सड़े हैं गले, तो वो क्या हो गए, मात्रात्मक हो गए। लेकिन जब हम इसमें ये भी देखेंगे कि उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी गुणवत्ता क्या है, एकदम ताजे हैं, सड़े गले हुए तो नहीं है, तब हम बोलेंगे क्या है, आर्थिक विकास में उसको शामिल करेंगे। यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को ही जब हम शामिल करते हैं, दोनों के आधार पर जब हम मापन करते हैं तो आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास किसी देश के जीवन की गुणवत्ता में क्या दर्शाता है, प्रगति को दर्शाता है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता में कितनी प्रगति हो रही है ना। वहीं इसके विपरीत आर्थिक समृद्धि में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को देखा जाता है कि हमने आपको 1 किलो सेव दिए या 2 किलो सेव दिए। उन्होंने 1 किलो 2 किलो देखा, सेव की क्वालिटी नहीं देखी, क्वालिटी नहीं देखी तो उसे बोल दिया आर्थिक समृद्धि हुई कि आज हमारे घर 2 किलो सेव आए, आज हमारे घर LG का फ्रिज आया, LG की TV आई। जब तक उसमें क्वालिटी शामिल नहीं होगी तो उसे सिर्फ और सिर्फ समृद्धि बोला जाएगा। जब उसमें क्वालिटी शामिल हो जाती तो उसको विकास, डेवलपमेंट बोला जाता है। ओके। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, यानी आर्थिक विकास है तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला हम देखेंगे ढांचागत विकास। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क, बिजली, पानी, भूमि, तो उसमें जो विकास है उसका हमने किस तरीके से डेवलपमेंट किया है, उसके आधार पर आर्थिक विकास निर्धारित होता है। बुनियादी ढांचे के विकास से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। उससे क्या होता है, जब बुनियादी ढांचा अच्छा होगा तो विकास दर में वृद्धि होगी, और जब विकास दर में वृद्धि होगी तो क्या होगा, देश का आर्थिक विकास होगा। यानी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा, बड़ी बड़ी कंपनी निवेश करेंगी, अपने अपने उत्पादन करेंगे तो हमारे GDP में ही तो योगदान होगा, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम होगा। जब उनकी इनकम होगी तो शिक्षा स्वास्थ्य पर बेहतर खर्च करेंगे, वो बेहतर खर्च करेंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी, दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा। पहला कारक था बुनियादी ढांचा, दूसरा है आपका शिक्षा। साक्षरता और तकनीकी ज्ञान में सुधार के परिणाम स्वरूप विभिन्न उपकरणों के उपयोग की बेहतर समझ होगी। यानी जब साक्षर होगा व्यक्ति, उसको टेक्निकल रूप से क्या किया जाएगा, दक्ष किया जाएगा, तो उसे जो डिवाइसेज हैं, न्यू डिवाइसेज है, उनकी समझ होगी, जिससे क्या होगा, लेबर प्रोडक्शन, श्रम उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी जो हमारे श्रमिक कुशल और दक्ष होंगे, नई नई तकनीक के साथ काम करने में सक्षम होंगे, तो क्या होगा, तो देश का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। यानी कंप्यूटर का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो ऐसे श्रमिक जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से दक्ष हैं, उसको समझने में सक्षम है, कार्य करने में सक्षम है, तो देश के आर्थिक विकास में क्या करेंगे, वो योगदान करेंगे। तीसरा हमारा है पूंजी निर्माण वृद्धि। पूंजी निर्माण में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन होता है। पूंजी निर्माण का मतलब है हम इकाइयों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूनिट हैं, जो इकाई हैं, उनकी स्थापना पर कितना खर्च कर रहे हैं, उनकी स्थापना पर कितना खर्च कर, किसी प्रोडक्शन की जब हमने कोई इकाई शुरू की तो उस पर जो हमने खर्च किया वही होता है पूंजी निर्माण। इससे भी क्या होता है, आर्थिक विकास पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यानी जब हमने किसी इकाई पर निवेश किया, इकाई पर खर्च किया, मशीनों पर खर्च किया, तो उससे क्या हुआ, उत्पादन हुआ। मान लो हमने पिज्ज़ा की मशीन बनाने पर खर्च किया, तो पिज्ज़ा की मशीन बनाने पर जब हमने खर्च किया तो फिर ये मशीन है क्या, पिज्ज़ा का उत्पादन करेंगी, तो आर्थिक विकास में सहायक होगा कि नहीं,
जो पिज्जा बनाने वाले हैं ना, तो वो डिलीवरी वाले होंगे, सबको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास में क्या होगा, एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। चौथा हम देखेंगे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास के आकलन का यह पारंपरिक तरीका है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की अवधारणा को देशों के आर्थिक विकास के चर के आधार पर तुलना और वर्गीकृत करने के साधन के रूप में क्या किया जाता है, नियोजित करता है। ठीक है, आर्थिक विकास में क्या है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। अब हम जीडीपी और जीडीआई को देखेंगे कि जीडीपी और जीडीआई क्या है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू आय। जीडीपी क्या होता है, एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य, यानी कोई भी देश है उसकी सीमा के भीतर जो उत्पादन हो रहा है, एक ही कंडीशन है देश की सीमा के भीतर, यानी राष्ट्र की सीमा के भीतर होने वाले उत्पादन को क्या है, हम जीडीपी बोल लेते हैं। फिर उस उत्पादन को कोई भी कर रहा हो, चाहे इंडियन कर रहा हो या फिर कोई चाइनीज कर रहा हो या कौन कोई विदेशी नागरिक कर रहा हो। पहला, इसकी 3 मापन की विधियाँ होती हैं। यहाँ जो पॉइंट में लिखा है वही लिखा है। पहला व्यय विधि होती है कि हमने कितना खर्च किया, फिर उत्पादन विधि होती है, खर्च करने पर उत्पादन कितना हुआ उस आधार पर, फिर उत्पादन का क्या हुआ, सप्लाई होगी तो हमको क्या होती है, इनकम होती है। तो इसमें क्या है, हम आय विधि को भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसमें क्या कर लेते हैं, हम आय विधि को इंक्लूड कर लेते हैं। इस प्रकार जीडीपी के मापन की 3 विधियाँ होती हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। इसका ये फॉर्मूला होता है जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है। यानी हमने कंजप्शन कितना किया, इन्वेस्टमेंट कितना किया, गवर्नमेंट के खर्चे क्या हैं और नेट एक्सपोर्ट क्या है, हमने कितना निर्यात किया और कितना आयात किया, उसका जो शुद्ध निकाला जाता है वो नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। जीडीपी में जीडीपी प्लस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम को इंक्लूड किया जाता है। तो ये जीडीपी मापन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यानी सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो उपभोग, सकल निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात के आधार पर क्या किया जाता है, निकाला जाता है। उपभोग में कंजप्शन सी, सकल निवेश में आई, सरकारी खर्च में गवर्नमेंट और निर्यात माइनस आयात यानी कि शुद्ध निर्यात में एक्स माइनस एम को हम रखते हैं। ठीक है, जब हम जीबीओ को निकालते हैं जीडीपी के फॉर्म में तो उसी तरह से निकालते हैं। यानी जब हम क्या करते हैं, जीबीओ में जो टैक्सेस रहते हैं उनको ऐड कर देते हैं और सब्सिडी को माइनस करते हैं तो हमें जीडीपी प्राप्त हो जाता है। हमें क्या हो जाता है, जीडीपी प्राप्त हो जाता है। यानी हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर निकाला जाता है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, हमने जो जब हम किसी वस्तु का उत्पादन किया, जो हमने मान लीजिए हमने क्या किया, हमने टीवी का उत्पादन कर रहे हैं, हमारी जो कंपनी टीवियाँ बनाती, जो हम टीवी का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें मान लीजिए एक्स लागत आई, तो जो हमारी लागत है वही क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। लेकिन जब ये मार्केट में हमने सेल के लिए भेजा तो गवर्नमेंट ने इस पर कई सारे टैक्स लगाए, जीएसटी लगी इस पर। तो टीवी पर जब जीएसटी इंक्लूड हो गई, हमारी टीवी हमने बनाने में कितना खर्चा किया था, एक्स खर्चा आया था, पर इसमें हमने क्या किया, जीएसटी सरकार ने इस पर लगाया, इंक्लूड हुआ। उसके बाद ये क्या हो गया, बाई। तो ये आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया, ये आपका मार्केट प्राइस हो गया। यानी क्या है, फैक्टर कॉस्ट में जब जीएसटी यानी कि टैक्स रेट को इंक्लूड करते हैं तो हमें क्या है, मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या है, मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है। ये ऊपर हम विधियाँ भी बता चुके हैं आपको जीडीपी के आकलन की, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या किया जाता है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट खर्चे और नेट एक्सपोर्ट को शामिल करते हैं। जबकि इनकम मेथड में वेजेज, रेंटल रेट ऑन कैपिटल, फर्म के प्रॉफिट को शामिल किया जाता है। जो हमारा प्रोडक्शन मेथड है उसमें क्या करते हैं, फाइनल जो गुड्स सर्विसेज की फाइनल वैल्यू को शामिल किया जाता है। ओके, एनडीपी हम क्या देखेंगे, जीडीपी में से जब हम डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास यानी गिरावट को घटा देते हैं तो हमें एनडीपी प्राप्त हो जाती है। देश में जब पूरी मशीनों का हमने निर्माण किया, कुछ समय बाद क्या होता है, उनके मूल्य में गिरावट हो जाती है, कमी आ जाती है, तो इसे ही क्या हम बोल लेते हैं, एनडीपी बोल लेते हैं। जीएनपी क्या होता है, देश के निवासी द्वारा यानी इंडियन जो है, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो कहीं भी उत्पादन करें पूरे होल वर्ल्ड में, चाहे वो कतर में करें, रूस में करें, यूक्रेन में करें, चाइना में करें, ब्राज़ील में करें, स्विट्ज़रलैंड में करें, एनी अदर पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी के किसी भाग में वो अगर उत्पादन करते हैं तो उसे हम जीएनपी में इंक्लूड करेंगे। होना बस एक ही शर्त यहाँ पर लागू होती है, वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, निवासी ऑफ इंडिया यानी
सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक, भारत का निवासी व्यक्ति, है ना। तो जीएनपी में क्या करते हैं हम, जब जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध आय, यानी हमारे इंडियन ने विदेशों में रहकर कितना कमाया, हमारे इंडियन ने विदेश में, देश के नागरिकों ने कितना कमाया, उसमें से क्या है विदेशियों द्वारा इंडिया में जो कमाया उसको क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं, जिससे हमको क्या है जीएनपी प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार जीडीपी में से मूल ह्रास घटाने पर एनडीपी प्राप्त हो रहा था, वैसे ही जीएनपी में से गिरावट हटाने पर हमको एनएनपी प्राप्त हो जाता है। ओके, ये देखिए जीडीपी में क्या रहता है, जीडीपी में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय होती है, और जीएनपी में क्या होता है, जीडीपी में से निवल कारक आय को ऐड कर देते तो हमें क्या मिल जाता है, जीएनपी मिल जाता है। मूल निराश क्या होता है, एनएनपी। जीएनपी में से जब हम मूल निराश को उठा देते हैं तो हमें एनएनपी मिल जाता है। और अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, यानी जीएनपी में से क्या करते हैं हम, जो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस हम निकालते हैं, तो हमें मार्केट प्राइस निकालने के लिए अप्रत्यक्ष कर जोड़ना होगा और सब्सिडी को क्या करना होगा, घटाना होगा। ओके, सब्सिडी को क्या करना होगा, घटाना होगा। ऐसी प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय के आधार पर ये निकल जाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, जो वितरित लाभ अवितरित लाभ होता है और परिवहन द्वारा निवल ब्याज अदायगी प्लस निगम कर परिवहन द्वारा जो अंतर होता है उसको ऐड करते हैं। जबकि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय में क्या होता है, व्यक्तिगत कर अदायगी प्लस गैर कर अदायगी, जो हम टैक्स चुकाने के बाद हमारी जो आय होती है उसको हम व्यक्तिगत कर आय बोल देते हैं। ओके, और हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है, इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे राष्ट्रीय आय को। तो मूल ह्रास के बाद एक लेखा वर्ष के दौरान निवासियों द्वारा उत्पन्न अंतिम उत्पादों और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। अब सुनिए मेरी बात, यानी एनएनपी को ही क्या बोल देते हैं हम, राष्ट्रीय आय बोल देते हैं। एनएनपी हम कैसे निकालते हैं, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब एनएनपी तो हमें पता है, लेकिन क्या फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट मीन्स लागत आय, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही क्या कहलाती है, आपकी राष्ट्रीय आय कहलाती है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही राष्ट्रीय आय कहलाती है, यानी फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। जो कर होता है मूल ह्रास और गैर कारक इनपुट शामिल नहीं किए जाते, है ना। कर, मूल ह्रास और गैर कारक इनपुट कच्चे माल में क्या है, इनको शामिल नहीं करते। नेशनल इनकम फॉर्मूला, ये देखिए हमारे कंजप्शन होंगे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि हम जीडीपी निकालते हैं ना, सी प्लस आई प्लस जी इन्वेस्टमेंट होगा और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होगा, है ना। प्लस फॉरेन प्रोडक्शन बाय नेशनल रेजिडेंट्स, यानी देश के नागरिकों द्वारा विदेश में किया गया आय अर्जन, और माइनस विदेशियों द्वारा देश में किया गया आय अर्जन। अब हमारी बात को अब समझिए, इसमें क्या कहा गया है। नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी होती है आपकी। एनएनपी को हम कैसे निकालते हैं, जीएनपी के पदों में निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं। अब जीएनपी को हम कैसे निकालते हैं, जीएनपी को हम कैसे निकालते हैं, जीएनपी को हम जीडीपी के पदों में निकालते हैं। और जीडीपी को हम कैसे निकालते हैं, सी प्लस आई प्लस जी माइनस नेट। जीडीपी को हम कैसे निकालते हैं, देखो सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट फॉरेन इनकम फॉर फॉरेनर। ये देखो नेट फॉरेन इनकम जो रहती है, इसमें क्या रहता है, देश के लोगों द्वारा विदेश में कमाई गई राशि माइनस विदेशियों द्वारा देश में कमाई गई राशि। तो ये तो आपका पूरा जीडीपी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, जीडीपी का फॉर्मूला हो गया। तो जीएनपी को जब जीडीपी के पदों में रखते हैं ना, ये जीएनपी का फॉर्मूला, जी इतना जीडीपी का हो गया, और हमने क्या निकाला, जीएनपी। तो जीएनपी के लिए इसमें नेट फॉरेन इनकम को भी जोड़ दिया। जब हमने नेट फॉरेन इनकम को जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा नेशनल इनकम। क्या बन गया, हमारा नेशनल इनकम बन गया।
ओके, तो फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी को ही हम क्या बोल देते हैं, नेशनल इनकम बोल देते हैं, राष्ट्रीय आय बोल देते हैं। घरेलू आय देखें हम, मूल राशि के बाद एक लेखा वर्ष के भीतर घरेलू क्षेत्र के भीतर अंतिम उत्पादों और सेवाओं के कुल मूल्य घरेलू आय कहते हैं। यह फैक्टर कॉस्ट पर एनडीपी है। घरेलू आय की बात करें तो क्या है, फैक्टर कॉस्ट पर सकल एनडीपी जो होता है, राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, घरेलू आय बोल देते हैं फैक्टर कॉस्ट पर, है ना। फैक्टर कॉस्ट पर एनडीपी को क्या बोल देते हैं हम, घरेलू आय बोल देते हैं। एनएनपी और एनडीपी गणना, एनएनपी क्या है, राष्ट्रीय आय, एनडीपी क्या है, घरेलू आय। तो एनएनपी और एनडीपी की जो गणना है वो स्थिर कीमतों या बाजार मूल्य का उपयोग करके की जाती है। 2015 से मार्केट प्राइस पर ही की जा रही है। घरेलू आय विदेशों से शुद्ध कारक आय के बराबर होती है प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय, नेट फॉरेन इनकम और अब्रॉड, है ना। तो ऐसे हम क्या इसका क्या कहते हैं, आकलन करते हैं। अब आर्थिक विकास का मापन कैसे करेंगे, मापन की तो कई श्रेणियाँ होती हैं। तो विश्व बैंक ने आर्थिक विकास के मापन की 4 श्रेणियाँ बताई हैं कि आर्थिक विकास की, अगर आपकी इनकम इतनी है तो आप किस श्रेणी में है, अगर इतनी है तो किस श्रेणी में। तो विश्व बैंक ने बताया कि अगर आपकी जो आय है $1036 से कम रहती है तो आप कमाई की श्रेणी में रहेंगे। 1036 से $4045 कमाते हैं तो निम्न मध्यम आय की श्रेणी में रहेंगे। और अगर 4040 से एक $12,535 कमाते हैं तो ऊपरी मध्यम, और $12,535 से अधिक कमाने वाले को उच्च आय की श्रेणी में उन्होंने रखा है। इसकी बजट की बात करें तो भारत 1900 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति जीएनआई के साथ निम्न मध्यम आय वाले देशों से संबंधित। भारत कहाँ है, निम्न मध्यम आय यानी इस श्रेणी के बीच में भारत क्या है, स्थित है। 1900 अमेरिकी डॉलर, भारत की आय क्या है, 1900 अमेरिकी डॉलर। ये 2020 के आंकड़े हैं। तो भारत निम्न मध्यम आय श्रेणी वाले देशों में क्या है, शामिल है। अब राष्ट्रीय आय को और देख लें हम, ये तो हम ऊपर से पढ़ के ही आए, इसी को एक बार और समझा देते हैं हम आर्थिक विकास के मापन को। तो आर्थिक विकास को हमने क्या देखा, विश्व बैंक ने आर्थिक विकास को 4 श्रेणी में बांटा है। विश्व बैंक ने आर्थिक विकास को 4 श्रेणी में बांटा है। पहला $1036 कमाने वाले जो कमाई की श्रेणी में आते हैं, उस $1036 से कम कमाते हैं वो कमाई श्रेणी में आते हैं। जो $1036 से $4045 कमाते हैं वो निम्न मध्यम आय श्रेणी में आते हैं। और हमारे भारत को 2020 के आंकड़ों के अनुसार इसी श्रेणी में रखा गया है ना। $1036 से $4045। ऊपरी मध्यम आय में आता है 4040 से $12,535। और जिनकी इनकम जो है $12,535 से अधिक होती है उनको उच्च आय श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार विश्व बैंक क्या है, आर्थिक विकास का मापन करती है और देश को विभिन्न श्रेणियों में रखती है, कम आय वाले, निम्न मध्यम आय वाले, ऊपरी मध्यम आय वाले और उच्च आय वाले। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इकोनॉमी में जिसको जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और मुद्रास्फीति का चैप्टर समझ में आ गया, समझो उस इकोनॉमी में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि ये इकोनॉमी के ना मेन फैक्टर है। क्या है, जीडीपी। एक ही शर्त, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, जीडीपी में आप एक बात याद रखेंगे हमेशा, बस किसी राष्ट्र की घरेलू सीमा के भीतर, सिर्फ घरेलू सीमा के भीतर, फिर चाहे कोई भी उत्पादन कर रहा हो, या आप कर रहे हो या कोई बाहर से आकर कोई व्यक्ति कर रहा हो, कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ एक ही कंडीशन है, घरेलू सीमा के भीतर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, जीडीपी बोलेंगे, यानी राष्ट्र की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ओके, फिर हम देखेंगे जीडीपी। जीडीपी में एक ही कंडीशन है कि वो व्यक्ति क्या है, जिस देश की जीडीपी हम निकाल रहे हैं उसका निवासी होना चाहिए, बस। यानी इंडिया के निवासी पूरे विश्व में कहीं भी उत्पादन करें, कनाडा, ब्राज़ील, म्यांमार, बांग्लादेश, कतर, रूस, यूक्रेन, ऑल वर्ल्ड, पूरे होल वर्ल्ड में अगर इंडिया का निवासी, इंडिया का व्यक्ति, आप, हम, अदर कोई भी उत्पादन करता है तो उसको क्या कहते हैं, हम जीएनपी में इंक्लूड कर देते हैं। क्या कहते हैं, जीएनपी में इंक्लूड करते हैं। ओके, और जब हम एनडीपी निकालते हैं तो जीडीपी माइनस मूल्य राशि को क्या बोल लेते हैं, हम एनडीपी बोल लेते हैं।
और जब हमको एनएनपी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जीएनपी में से मूल्यह्रास को कम कर देते हैं। तो राष्ट्रीय क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी को ही हम क्या बोल देते हैं, राष्ट्रीय आय बोल देते हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी लागत मूल्य, कारक मूल्य पर एनएनपी को ही हम फैक्टर कॉस्ट बोल देते हैं। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एकदम बोला जिंदगी की नाक में दम करके जियो। जिंदगी आपकी नाक में दम न कर पाए, आपको जिंदगी नाक में दम करना है। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।